सुबह की चाय से लेकर रात के खाने में पड़े नमक तक कभी सोचा है कि दिन में कितनी बार हम टाटा ग्रुप की किसी न किसी चीज से रूबरू होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी की कहानी नहीं है। ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसकी नींव मुनाफे से पहले देश को बनाने के इरादे पर रखी गई थी। तो चलिए इस 150 साल लंबे सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हो सकता है टाटा मोटर्स की हों। आसमान में उड़ते प्लेन्स, अब एयर इंडिया भी तो टाटा का ही है। और दुनिया भर में मशहूर ताज होटल को कौन नहीं जानता। पावर, फैशन, चाय, नमक, मतलब शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहां टाटा का नाम ना आता हो। और जब हम साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $403 बिलियन। 2024 के हिसाब से यह है टाटा ग्रुप की कुल कीमत। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी इससे छोटी पड़ जाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पर यह कामयाबी की बुलंदी रातों रात हासिल नहीं हुई। इस कहानी की जड़ें 1556 साल पुरानी हैं और इसकी शुरुआत की थी इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा ने। और जानते हैं शुरुआत कितने से हुई थी? सिर्फ 21,000 रुपयों से। जमशेद जी की कहानी शुरू होती है एक कॉटन मिल से। उन्होंने मिल शुरू की, 2 साल में ही उसे प्रॉफिटेबल बनाया और बेच दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बॉम्बे, जो कि कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर था, उससे छोड़कर एक बिल्कुल नई जगह पर मिल लगाने का फैसला कर लिया। तो सवाल उठता है, आखिर नागपुर ही क्यों? बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर एक अनजान सी जगह। इसके पीछे उनकी कमाल की सोच थी। पहली वजह, कच्चा माल यानी कपास नागपुर के बिल्कुल पास था। दूसरी, मिल के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। और तीसरी, सबसे जरूरी वजह, वहां मजदूर आसानी से और सस्ते में मिल जाते थे। ये कोई तुक्का नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जमशेद जी सिर्फ एक तेज दिमाग वाले बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। जरा सोचिए, आज से 150 साल पहले जब वर्कर्स के हक की कोई बात भी नहीं करता था, तब वो अपने कर्मचारियों को पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे थे। इतना ही नहीं, काम के तनाव को कम करने के लिए फैमिली और स्पोर्ट्स डे भी मनाते थे। ये सब बातें उस जमाने में किसी क्रांति से कम नहीं थी। उनका एक ही मिशन था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 4 पिलर्स की कल्पना की। एक वर्ल्ड क्लास होटल, एक आयरन और स्टील कंपनी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ बिजनेस खोलने की बात नहीं थी, ये देश की बुनियाद रखने की बात थी। तो अब देखते हैं कि इन सपनों को हकीकत में कैसे बदला गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जमशेद जी अपने जीते जी इन चारों में से सिर्फ एक ही सपने को साकार होते देख पाए, और वो था द ताजमहल होटल। अच्छा, ताज होटल के बारे में एक किस्सा तो हम सबने सुना ही होगा, है ना? कि एक बार जमशेद जी को बॉम्बे के वॉटसन्स होटल में एंट्री नहीं मिली क्योंकि वहां सिर्फ गोरों को आने की इजाजत थी। और कहते हैं कि बस इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ताज बना डाला। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह सच है? देखिए, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि असल वजह ये नहीं थी। उनके मुताबिक जमशेद जी को अपने शहर बॉम्बे से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो बस बॉम्बे को एक ऐसी पहचान देना चाहते थे जो दुनिया में कहीं और ना हो। तो ये होटल बदले की नहीं, बल्कि अपने शहर के लिए प्यार और सम्मान की निशानी थी। साल था 1904 जब जमशेद जी टाटा इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो अपने पीछे 3 बड़े अधूरे सपने छोड़ गए, और इन सपनों को पूरा करने का जिम्मा अब आने वाली पीढ़ी के कंधों पर था। और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जिसने टाटा को टाटा बनाया। जमशेद जी के बाद कमान संभाली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। उनके बाद आए JRD टाटा और फिर रतन टाटा। एक के बाद एक हर पीढ़ी ने इस विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोराबजी टाटा की। उन्होंने अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करने की ठान ली। 1907 में उन्होंने बनाया टाटा स्टील। ये कोई मामूली प्लांट नहीं था, ये एशिया का पहला स्टील प्लांट था। फिर 1910 में टाटा पावर की शुरुआत की और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी। मतलब एक एक करके उन्होंने अपने पिता के देखे हर सपने को हकीकत में बदल दिया। और हाँ, बिल्कुल अपने पिता की तरह ही उन्होंने भी वर्कर्स का खूब ख्याल रखा। उन्होंने 8 घंटे की वर्कडे पॉलिसी लागू की। आपको अंदाजा है कि कितनी बड़ी बात थी? अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को ये नियम अपनाने में दशकों लग गए थे, और टाटा ने ये भारत में 100 साल से भी पहले कर दिखाया था। अच्छा, दोराबजी के बाद ग्रुप की बागडोर आई JRD टाटा के हाथ में, और इनके आने से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। देश की नींव तो अब मजबूत हो चुकी थी, अब वक्त था नई मंजिलों की तरफ उड़ान भरने का।
जे.आर.डी. टाटा ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर भारतीय देखता था। उन्होंने देश को दी उसकी अपनी एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस। और मजे की बात यह है कि इसकी पहली फ्लाइट उन्होंने खुद उड़ाई थी, क्योंकि वो एक ट्रेन्ड पायलट थे। यही नहीं, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, भारत की पहली आईटी कंपनी टीसीएस और टाटा टी, ये सब उन्हीं की देन है। और फिर आया साल 1991। जे.आर.डी. टाटा ने मशाल आगे बढ़ाई और उसे थमाया एक नए लीडर के हाथों में, रतन टाटा। ये वो दौर था जब भारत बदल रहा था और अब बारी थी इस इंडियन जायंट को एक ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील करने की। रतन टाटा के आने के बाद तो जैसे तस्वीर ही बदल गई। 1998 में आई इंडिका, भारत में बनी पहली देसी कार। टीसीएस को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बना दिया। और फिर उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टेटली टी, कोरस स्टील और यहां तक कि जैगवार लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को खरीद लिया। ये दुनिया के लिए भारत की बढ़ती ताकत का एक ऐलान था। तो इस पूरे 150 साल के सफर को जब हम देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के बड़े सपनों की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। आज जो हम टाटा ग्रुप देखते हैं ना, वो किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये तो पीढ़ियों की दूरदृष्टि और लाखों करोड़ों लोगों की दिन रात की मेहनत का फल है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कोई बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के इरादे से शुरू किया जाता है, तो वो एक विरासत बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी भी बिजनेस की असली पहचान, उसकी असली विरासत क्या है? वो अरबों का मुनाफा जो वो कमाता है, या वो देश जिसे बनाने में वो अपना योगदान देता है? सोचिएगा जरूर।